प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जो स्टोरीज हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले सियासी टकराव से हालात कशीदा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बात करना विफाक पर हमला करार, वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया, गवर्नर केपी का वजीर आजम से राब्ता, क्या इंतजामी मामलात में विफाक वजीर आला गंडापुर को साइडलाइन करने जा रहे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने भरपूर मज़ाहमत का फैसला कर लिया, अवाम को सड़कों पर आने की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया, अपनी और अहलिया की गिरफ्तारी की वजह बनने वाले जज पर अरबों रुपए की नवाजिशात का बड़ा इल्जाम। इसके अलावा बात करेंगे गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट ऐवान में फट पड़े, मेंबरान असम्बली ने पुलिस तहवील में होने वाले बुरे सलूक पर हुकूमती बेंचों को खबरदार कर दिया। और इसके अलावा शामिल करेंगे आईपीपीज को एक साल में 979 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ, कोयले पर चलने वाले प्लांट्स के लिए 718 अरब रुपए की अदायगियां, महंगे पावर प्लांट्स का क्या बनेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा शामिल करेंगे सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की पहले सदारती मुबाहिसे में एक दूसरे पर सख्त तनकीद, कैमला हैरिस ने पहला मैदान मार लिया, तज्जियाकारों ने ट्रंप के लिए बुरी रात का लकब दे दिया। सियासी मैदान कौन मारेगा, जानेंगे। वाशिंगटन से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में लाइव मौजूद होंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट मोहम्मद मालिक साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। आप मुश्किल से टाइम निकालते हैं लेकिन निकाल लेते हैं। बहरहाल मालिक साहब स्टार्ट करेंगे। हम डरते हैं। चलो शुक्र है किसी से आप डरते हैं, शुक्र है, मेहरबानी। भाई साहब हम बहुत एंजॉय करते हैं आपका एनालिसिस, क्लास सब भी बहुत एंजॉय करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम निकाल लिया करें हमारे लिए। अच्छा, स्टार्ट करेंगे। ये जो जलसे के बाद सिचुएशन डेवलप हुई, ये जिस तरह से हमने देखा जो जलसे के दौरान हुआ, फिर जिस तरीके से जलसा एक ड्रामेटिक तरीके से उसमें सिचुएशन ख़राब हुई अचानक, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक उसके आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए, गिरफ्तारियां हुई, पार्लियामेंट में जाकर गिरफ्तारियां हुई, फिर अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए, फिर वो सामने आ गए, उन्होंने कुछ बातें की, अब वो बातें ज़ेर बहस हैं। ये पूरी सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हुई 8 सितंबर के बाद, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नजर ये आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट को हवा दी जा रही है और रोज एक नया लेवल आया जा रहा है। उस दिन जो आपका जलसा हुआ उससे आपने देखा जो जुबान इस्तेमाल की, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना बेट करना, नजर आ रहा था कि गंडापुर साहब बेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, रियासती इदारों को, कि इनका रिएक्शन आए। और फिर हमने रिएक्शन देखा। ये और बात है कि गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन किया काफी बेवकूफाना था और खुद वो अपनी सफाइयां देते हुए फंस गए, लेकिन रिएक्शन तो आया। अब आज उन्होंने बात कर दी है अफगानिस्तान की टॉक्स की। देखें, बड़ा बार बार एक मुआवजा बांग्लादेश से किया जाता है पाकिस्तान का, और गंडापुर साहब और दूसरे बार बार ये सुनाते हैं कि जी बांग्लादेश बन जाएगा, यहाँ भी हालात हो सकते हैं। लेकिन मैं देखा था 6 पास जो मुजीबुर रहमान के थे, जिस उन्होंने उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत से राइट्स मांगे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो डिफेंस है और फॉरेन अफेयर्स है ये मरकज के पास रहेगा और बाकी चीजें आप जो हैं फेडरेटिंग यूनिट को दे दें। इवन मुजीबुर रहमान ऑल्सो उन्होंने ये बात नहीं की कि जी हम इसको आगे चलाएंगे और हम फॉरेन अफेयर्स डील करेंगे। आई थिंक ये जान के इस चीज को बढ़ाने वाली बात हो रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है, नीडलेसली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से ये बात आप कह रहे हैं कि बढ़ाई जा रही है, बात आगे से आगे चलती जा रही है, तो लग क्या रहा है मालिक साहब की ज्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली है बानी पीटीआई के लिए और अली अमीन गंडापुर के लिए, और आफ्टर दी स्टेटमेंट्स दैट ही इज गिविंग? देखिए, 2 सिचुएशन है, बड़ी सिंपल। अगर तो खान साहब की मंशा पे, उनकी हिदायत पे अमीन गंडापुर ने जो 8 तारीख को जो की बात और आज जो की, तो फिर से क्लियर नजर आता है कि खान साहब को अब यकीन हो गया है कि देयर इज एब्सोल्युटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी किस्म की सुलह की या रफोशमा की। और वो खुद भी माजी में कहते रहे हैं कि जी मैंने तो बड़ी कोशिश की कि बातचीत हो, हमारे मिस्त्रीज भी थे। फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्तलिफ 5-6 लोग बातचीत कर रहे थे, आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया उनकी तरफ से।
लास्ट बयान आया था कि अब हमारी तरफ से कोई बात नहीं करेगा, कोई किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद सिवाय एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट के ऑप्शन रह क्या जाता है। ये तो है एक सिचुएशन अगर खान साहब की मंशा से हुआ है, अगर उनकी मंशा से नहीं हुआ तो फिर तो और भी खतरनाक मूव है, क्योंकि फिर अमीन गंडापुर साहब क्या सोलो फ्लाई कर रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो? क्योंकि अब ये देखिए कि 2-3 चीजें खान साहब के हक में जा रही थी। अभी नैब का जो अमेंडेड एक्ट आया है उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी तोशाखाना वाले रेफरेंस में। फिर बार बार वो ये कहते थे और पार्टी कहती थी कि जस्टिस फायजी साहब आए हैं और बिल्कुल अक्टूबर में जब चेंज आएगी तो सुप्रीम कोर्ट 4 हल्के खोल देगी तो अब पूरा ये निज़ाम गिर जाएगा। तो अगर आपको रिलीफ नजर आ रही हो और आपको ये नहीं नजर आ रहा हो कि टॉप कोर्ट आपके ख्याल में आपके मुवाफिक हो रही है, तो फिर तो इंसान उन चीज़ों को थोड़ा इंतजार करता है। सो आई थिंक कि मुझे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है खान साहब को, जब मुझे लगता है कि बिल्कुल यकीन हो गया कि नो मैटर व्हाट हैपन्स उनसे एस्टैब्लिशमेंट ने ना बात करनी है, ना अभी निगोशिएट करना है, ना कोई सेटलमेंट करनी है। तो फिर उनके पास ऑप्शन सिवाय एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट के मुझे तो और नजर नहीं आता। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। ये सर आप भी फॉलो करते हैं, हम भी रीड करते रहते हैं सिचुएशन को। ये अचानक एस्केलेशन हुई है, पहले भी चल रही थी, खान साहब जब कैद में गए थे गिरफ्तारियां हुई थी, तो लेकिन ये जो इसने ये डेंजरस लेवल्स पे इसने टच किया है, जो बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं जो अफगानिस्तान से हम बात करेंगे। अब लगता नहीं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ये प्रोसेस तेज़ हुआ है सर? अचानक फायर वर्क, अचानक गुस्सा, स्टेटमेंट, दोनों साइड से एक्शन वर्सेस रिएक्शन होना शुरू हो गया। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। को लगता है आपको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, स्टोरीज आना शुरू हो गई, ISPR ने भी कह दिया जनाब कि वहाँ पे कि हम ये फौजी ट्रायल की तरफ उन्होंने इशारा दिया। आप इसको समझते हैं कि जनरल फैज़ गिरफ्तारी वाज अ टर्निंग पॉइंट जिसके बाद ये सिचुएशन ऐसे ये ख़राब हुई है सर? डॉक्टर साहब, मैं इसको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को कॉन्सिक्वेंस समझता हूँ। मैं उसकी वजह से बाकी चीज़ों को कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता। बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सी चीज़ें इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीच अहेड, पहुँच गई हुई थी। मेरा ख्याल है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी ही उसी की गई है जब ये फैसला हो गया एट द हाईएस्ट लेवल कि अब पीछे नहीं हटना और चीज़ों को जहाँ लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी मेरा ख्याल है कोई अनफोर्सीन या अनप्लान या अचानक नहीं थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने हैं। सो आई थिंक ये एक लिंक था, एक सिलसिला, और ये उसके अंदर एक अब ये कह सकते हैं कि उसके बाद हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसने शुरू किया है। आई थिंक वो एक नेचुरल एक पॉइंट था जिसने एक पॉइंट पे आना था। उसके बाद तो चीजें पब्लिक होना शुरू हुई है ना, हमें जनरल फैज़ के बारे में ISPR भी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चीजें सामने आई, लेकिन उससे पहले तो सारा सिलसिला बहुत महीनों से चल रहा था। नहीं मालिक, मैं इसलिए कह रहा था, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा ISPR ने हिंट किया कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, और जिन लोगों के राब्ते थे इनसे जनरल फैज़ से पॉलिटिकली तौर पर, उन तमाम का हम ये करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे, ये उन्होंने बात इशारों के नयों में या उन्होंने वाजे कही, और बाद में खबरें ये बाद में खबरें सामने आना शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गंडापुर साहब के भी कोई राब्ते थे, वो निकले हैं। आप ही मेरा ख्याल है ये बात कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वहाँ से उनको भी था। फिर वो खान साहब को भी कहने लगे बाज़ लोग के वहाँ से भी राब्ते थे, उनके भी कोई एविडेंसेज हैं। फिर पता चला कि लोग कोई वादा माफ गवाह बन गए, कुछ वहाँ पे गवाहियाँ आ गई हैं। तो उन्हें तो ये फील हुआ है कि शायद जनरल फैज़ के साथ हम तीनों चारों का एक ट्रायल होगा। सो दैट्स द रीज़न दे रिएक्टेड, और ये मुझे लगता है कि उसका बड़ा गहरा तल्लुक है जितना ये रिएक्शन है और जितनी लड़ाई बढ़ी है सर। रोल्फ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो 8 को तकरीर हुई, क्या वो खान साहब की डायरेक्शन पे हुई या खान साहब ने बाद में उसको ऑन किया, क्योंकि उनको पसंद तो आया होगा जब कोई भी। आपका क्या एनालिसिस है? आप खान साहब को जानते हैं बड़ा, उनको आपने कई इंटरव्यूज किए हुए हैं, मिले हुए हैं, हम सब मिलते थे, मतलब आपको 30-35 साल पॉलिटिक्स कवर करते हो गए। आपका क्या ख्याल है खान साहब के? मैं उधर ही आ रहा हूँ। जी सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले फैसला ये था मुख्तलिफ हल्कों का कि हमने वैंक्विश कर देना, तबाह कर देना, खत्म कर देना PTI को।
जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया और जिस तरह वोटिंग हुई तो ये तो सबको समझ आ गई कि भाई आप वैंक्विश नहीं कर सकते पार्टी को। फिर आई थिंक प्लान बी शुरू हुआ कि जिसमें आप कहते हैं अच्छा हम वैंक्विश नहीं कर सकते तो पार्टी को कंट्रोल करें। अगर पार्टी कंट्रोल आप करना चाहेंगे तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि जब तक खान साहब अंदर हैं, पहली तो कोशिश ये है कि वो एंडलेसली अंदर हैं और एक के बाद दूसरा मुकदमा, और जब तक वो अंदर हैं आप एक ऑल्टरनेट लीडरशिप तैयार करें जो मैनेजेबल हो। अब इस वक्त आप एक चीज देखिए कि अली अमीन गुंडापुर साहब हमेशा से ही वो इस तरह ही बोलते हैं, कभी कई बार तो बहुत ही बेहुदा सी बात भी कर देते हैं, जिस तरह विमेन जर्नलिस्ट के बारे में की सब कुछ किया, वो अलग चीज है, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सब कुछ है। इस वक्त ये देखिए खान साहब के बाद इस वक्त पार्टी में क्या कोई अनडिस्प्यूटेड लीडर है? वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर है। आज से पहले अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं थे। पहले सिस्टमैटिकली केपी के अंदर जितने उनके राइवल थे जो उनको चैलेंज कर सकते थे उनको सबको रास्ते से हटा दिया गया। उन्होंने हटाया या जिसने भी हटा दिया उनको हटा दिया। आप मुझे बताएं कि एक जो पीटीआई के नजदीक सबसे बड़ा जलसा हो रहा हो, इतने महीनों की कोशिश के बाद इजाजत मिले, क्या उससे एक दिन पहले आपको समझ आती उमर अय्यूब का रेजिग्नेशन? मेरी जो समझ से बालातर है। केपी में इस वक्त कोई भी नहीं रहा, केपी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और ओवरऑल पीटीआई की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक ही अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, वो हैं अमीन गंडापुर साहब। क्या अमीन गंडापुर साहब टेम्पररी ऑल्टरनेटिव वो हैं लीडरशिप? आई डोंट नो, बिकॉज अगर तो खान साहब की मंशा से वो 8 वाली तकरीर है फिर तो टोटल स्टोरी और है। अगर खान साहब की मंशा या हिदायत के ऊपर वो स्पीच नहीं हुई तो फिर आपको गंडापुर साहब को भी एक टोटल दूसरी लाइट में देखना चाहिए और शायद देखना भी पड़े। मैं इस बात को यहीं पर रुकूंगा। नहीं, खान साहब ने तो अगले दिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सख्त बयान जारी किया, आपने भी यकीनन सुना होगा। उन्होंने कहा जनाब गंडापुर साहब ने बिल्कुल ठीक बातें की और जो लोग वजाहतें कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, वो बुज़दिल हैं, वो पार्टी में मत रहें। ही वॉज रिफरिंग टू उमर अय्यूब और बैरिस्टर गौहर। तो खान साहब ने तो इतना बड़ा था, उन्होंने बैरिस्टर गौहर और उमर अय्यूब को उन्होंने वो कर दिया है और रगड़ के रख दिया है। उमर अय्यूब तो जल्से से एक दिन पहले फारिग किए नहीं, उन्होंने अगले दिन उन्होंने माफी मांगी ना जाके जी यूं नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये नहीं था, माफ कर दे। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं समझिए उमर अय्यूब क्या कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इतने बड़े इवेंट से एक दिन पहले रिजाइन करता है? नोबडी हैज आस्क्ड हिम कि यार तुमने इतने क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों रिजाइन किया? तो वो रेजिग्नेशन ऑर्डिनरी रेजिग्नेशन नहीं है। यही उमर अय्यूब थे जब 1-2 माह पहले इन्होंने रिजाइन किया या इनको कहा गया रिजाइन करने का, तो पूरा उन्होंने एक पार्टी के अंदर एक पूरा ड्रामा हुआ इसमें लोग खड़े हुए सेशन में, उन्होंने कहा नहीं आप वापस लें रेजिग्नेशन। फिर एक डेलीगेशन खान साहब के पास, फिर खान साहब ने कहा कि नहीं उसको रेजिग्नेशन वापस ले, और फिर महीने डेढ़ के बाद आप दोबारा फारिग हो। नहीं तो आपके क्या जहन में आ रहा है सर? आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, आपका काम ये गुत्थियां सुलझाना है, मजीद गुत्थियां मतलब देना नहीं होता। मेरे नजदीक कोई ज्यादा गुत्थी नहीं है। मेरे नजदीक सिर्फ ये है जो ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं कि गंडापुर साहब की जो स्पीच थी 8 की, क्या वो खान साहब की हिदायत पे थी या बाद में खान साहब को पसंद आई? खान साहब को कोई भी सख्त तरीके से बात करे, फ्रंट फुट पे खेले, तो हमेशा से खान साहब को पसंद आता है। वो खुद भी फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी है, इसलिए उनको पसंद आता है। हाँ यार ये दबंग है, दलेर है, देखो उसने उड़ा दिया सब कुछ, उसने ऐसी की तैसी कर दी। तो ऐसी की तैसी तो उन्होंने की सब की। उन्होंने उस दिन फौज को भी सुनाई, उन्होंने गवर्नमेंट को तो खैर सुनानी थी, उन्होंने जर्नलिस्टों को भी सुनाई, उन्होंने वो बातें की। आज उसको वो एक स्टेप ऊपर ले गए। अगर मैंने कहा ना बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो खान साहब की एमा पे हुआ सब कुछ 8 को, तो फिर तो बड़ा क्लियर सिग्नल है कि खान साहब को 100% मशहूर हो गए हैं कि मेरी अब किसी ने बात ना मेरे से करनी है, ना इन्होंने मुझे आने देना है। अगर इनके बस में हुआ तो अब मुझे लड़ाई को एक और नई लेवल पे लेके जाना है। और इसके लिए मालिक आप समझते नहीं है कि 8 सितंबर वाला जो जलसा था एक अपॉर्चुनिटी भी थी पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, कि 22 अगस्त को खान साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अप्रोच किया कि आप जलसा ना करें, और उन्होंने नहीं किया, और उसके बदले में उन्होंने फेवर की कि आप 8 सितंबर का कर लें। और उस पर हुकूमत भी थोड़ी सी वो डिस्टर्ब थी कि भाई साहब ये तो राब्ते हो गए हैं, शायद कोई हम दरमियान में से हम ना निकल जाएं। एक अच्छा गुड फील फैक्टर पैदा हुआ था।
अब तो आपके ख्याल में 8 सितंबर को अगर थोड़ी सी एक चालाकी करके ट्विस्ट करके ज़रा थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखी जाती है, हुकूमत को भी एक खौफ होता है कि इनके दरमियान कोई राब्ते हुए हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, एक आईनी कानूनी बात कर रहे हैं, थ्रेट गाली गलोच नहीं कर रहे, तो आपको लगता नहीं है कि रिजल्ट माइट हैव बीन डिफरेंट? स्पेशली जब हुकूमत कह रही थी जलसा शायद ना हो, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं भाई हमारा वादा, हम खान साहब से वादा पूरा करेंगे, तो दे कुड हैव यूज्ड इट फॉर एक मतलब है थोड़ी सॉफ्ट, को राब्ते मज़ीद पक्के हो सकते थे, को रास्ता निकल सकता था, वो इसको यूज़ भी कर सकते थे इस अपॉर्चुनिटी को कि थोड़ा सा को हल्का हाथ रखा जाए, बट दे प्रेफर्ड कि नहीं अब शायद मज़ीद जलसों की ज़्यादा ना मिले उनको, या जो गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमे हुए, पर्चे हुए, जो मतलब आफ्टर वर्ड्स हुआ, तो एक मौका दे, ये मेरा ख्याल है, मैं भी रॉन्ग मेरी असेसमेंट सर। मौका ये कोई पहला मौका ज़ाया नहीं हुआ, खान साहब ने पहले भी कई जगह बहुत से वाक़े निकले, लेकिन मुझे एक बात बताएं, चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। मसलन उस दिन इंकलाब लेके आ गए थे अमीन गंडापुर साहब, ठीक है, यहाँ भी कह दिया नई अदालतें छोड़ेगी, 15 दिन बाद हम छुड़ा लेंगे और हम जाके खान को ले आएंगे, जिसपे ख्वाजा आसिफ पुराने पॉलिटिशियन है, उन्होंने गिनती शुरू कर दी, उल्टी गिनती, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आओ इंतजार कर रहे हैं, अब 10 दिन रह गए। मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही कि जो कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज पे ले जाया गया है, क्या पीटीआई के पास वो इस वक्त स्ट्रीट मसल है कि वो उसको सड़कों पे कर सकते हैं? और अगर इतने स्ट्रांग हैं अमीन गंडापुर साहब, तो मेरे 2 सवाल हैं जो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। 6 घंटे जब ये खामोशी हुई, गायब हुई, तो हम लोग भी 10 जगह फोन कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अरेस्ट हो गए हैं, कोई कह रहा था जी उठा के ले गया, कोई कह रहा था जी पता नहीं जी आदमी जेल में बैठे हुए हैं, और वो बाद में तो खुद उनके जराए कहते हैं कि जी वो रेलेवेंट लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। चलें, हो रही होगी, उनके साथ ही हो रही होगी, फिर अगले दिन वो आते हैं और उसका कोई जिक्र नहीं होता। एक रेजोल्यूशन पास करती है सरहद असेंबली, केपी की असेंबली, जिसके अंदर तमाम बातें वो हैं जो पहले ही आइन में थी कि फौज का कोई बंदा अगर इन्वॉल्व होगा सियासत में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आइन में पहले ही है, मुशर्रफ से मुकदमा भी दर्ज हो चुका हुआ है, और हम फौज के खिलाफ नहीं है, कुछ जर्नैलों के हैं। बात यह है कि अगर आप इतना इंकलाब ला रहे हैं तो फिर आप उन जर्नैलों का नाम लें, फिर टेक देम ऑन ना, ताकि मैं और आप भी खड़े हों इनके साथ कि हाँ यार इन्होंने इतना हौसला किया, आइडेंटिफाई किया ना, आपने वो किया। अगर इतना आप इंकलाब लाने की पोजीशन में, बाकी मुल्क तो बाद में छोड़े, आपने ऑफिशियली अनऑफिशियली लड़ाई भी हुई कि मुझे ये चीफ सेक्रेटरी और ये आईजी नहीं चाहिए। यार आप तो अभी तक अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं बदलवा सके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, आप फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये चीजें बैठती नहीं है। अरे मालिक, लेकिन एक और देखें जो उन्होंने एक और चीज़ उन्होंने की है, अब आज उनकी ये पेशावर में कौंसल जनरल जो हैं अफगानिस्तान के, उनसे मुलाकात भी की है, और वो आपको पता है कि यहाँ पर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान से खुद रब्ता करेंगे, तो उसके बाद फेडरेशन कितनी बढ़ जाती है सर? 2 चीजें हैं ना, आपने खुद शुरू में एक बात की सर, बड़ी बातें सुन रहे हैं कि शायद इनके रवाबित हैं, ये उस केस में 2 ही चीजें हैं ना, एक तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे इन्वॉल्व किया जाएगा उस केस में, हो सकता है मैं वजारत आला से हाथ धो दूं, तो मैं इतना बड़ा एक स्टैचर बनाऊं कि इन तमाम बातों की वजह से मुझे हटाया गया। ठीक है, यही आप मुझे तो एक दलील समझ आती है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी झटके में खान साहब भी खुश हो जाएं कि मेरा एक ठुक के लॉयलिस्ट आदमी है, और मैं अगर कल को हटाया जाऊं किसी भी तरीके से, चाहे इन हाउस या वॉटेवर, तो फिर मैं एक मार्टर बनूं, मैं एक शहीद बनूं कि देखें मैंने एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया, मैंने तमाम को चैलेंज किया, मेरी छुट्टी कर दी गई, तो उनका कद बाकी तमाम पार्टी लीडर्स से ऊपर हो। और इस वक्त उनका कद है बड़ा, इस वक्त वो अपनी पार्टी की सबसे टारिंग पर्सनैलिटी है खान साहब के बाद। लेकिन आपको भी पीटीआई का पता है, आपको भी खान साहब का पता है, कल जब खान साहब बाहर आएंगे तो सारे एक ही साथ में खड़े होंगे महमूद और यार, डजंट मैटर किसने कितनी कुर्बानी दी है, कौन नहीं है, वो उस वक्त जो खान साहब का मूड होगा, जो उस वक्त खान साहब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसमें फैसले होंगे। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जो बहुत से बयानात और एक्शंस ऐसे हैं गंडापुर साहब पे सवालिया निशान उठते हैं। अच्छा मालिक, एक और आप थोड़ा सा फाइंड द आंसर्स।
पार्लियामेंट की तरफ आते हैं सर, जिस तरीके से हमें शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, चौथा पांचवा दिन है, मुल्क में डांग सोटा, लड़ाई झगड़े, पार्लियामेंट में जलसे जुलूस, गिरफ्तारियां इतनी बड़ी तादाद में, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है आप भी इसको कवर कर रहे हैं 85 से, मैं भी 2002 से कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट को। इस तरह के हमने कभी नहीं देखे, पुलिस घुस गई हो, MNS गिरफ्तार कर लिए गए हो, पार्लियामेंट के अंदर से 8-10 लोगों का जिस्मानी रिमांड हो गया हो, और वो इतने दिनों का। तो सर ना ये वज़ीर दाखिला नज़र आ रहे हैं, ना आपके वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, और फिर जो वहाँ पे उनको दोबारा वो उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो तो इनके गले पड़ गई हुकूमत की। PTI जो डिफेंसिव पे गई थी, भाग रहे थे, गिरफ्तारियों से डर भर के इधर उधर हो गए थे, और एक डिमोरलाइजेशन एक नज़र आती थी PTI के वर्कर में कि यार ये लोग तो डर के मारे भाग गए, तो लड़ेंगे क्या, तो हम कहाँ लड़ें। तो अचानक आपको लगता नहीं है कि उन्होंने रिवाइव किया है, और इस वक्त हुकूमत एक उसमें कॉर्नर में, और हुकूमत एम्बेरस है, एंड दे आर फीलिंग इन ए टाइट रोप, और PTI फिर छा गई है सर उन पे, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। तो बहुत बुरी पॉलिटिक्स थी मेरा भी, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस समय तो कहा है, बजाय इसके कि 8 फरवरी के इलेक्शन की बात हो, ये 8 वाली तकरीर की बात होती, गड्ढापुर की चीजें डिस्कस हो रही होती, ये अपनी सफाइयां देने में फंस गए। मेरा ख्याल है तो वेरी वेरी स्टूपिड मूव। लेकिन देखें, उनका गायब होना मुझे समझ आता है। जो इस वक्त इमरान खान का सियासी कद है, गवर्नमेंट के पास, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, इनके पास उसका काउंटर जवाब नहीं है। ये नहीं डील कर सकते। वो मसला इनके लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम है कि उनका बोझ सारा एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, और इनको ये पता है कि अगर कोई इमरान खान को देखें, अभी भी जितना अर्सा वो अंदर है, अभी भी क्या ये लोग रखने में कामयाब हुए हैं, तो ये तो साइड पे खड़े में हैं। ये इन्होंने तो वो पहलवान को देख रहे हैं, 2 पहलवानों की लड़ाई हो रही है, और इनका तमाम फ्यूचर सब कुछ दाव पे लगा हुआ है एक पहलवान। अच्छा मालिक, लास्ट क्वेश्चन सर, गवर्नर राज की बातें हो रही है, महज PTI को डराने के लिए की जा रही हैं, गंडापुर साहब को, टू मेक हिम फॉल इन लाइन, टू अपीज देम, थोड़ा सा डरा के रखना है कि भाई साहब हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, जो वहाँ से सपोर्ट आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, या वाकई आपको लगता है कि गवर्नर राज लग सकता है? हालांकि मेरे ख्याल ऐनी तौर पे इतनी मुश्किलात हैं उसमें, गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं रहा, बल्कि जरदारी साहब ने भी लगाया था वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी थी, शायद 2011 था, तो भी वो कुछ अरसे बाद बहाल हो गया था कोर्ट से, कचहरी से। तो आपको क्या लग रहा है, ये मतलब वो कैरेट एंड स्टिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गंडापुर साहब को डराया जा रहा है, या कोई वाकई आप समझते हैं गवर्नर राज लगाया जा सकते हैं, जो हालात मतलब ऑलमोस्ट बगावत वाली गुफ्तगू है सारी? हाँ, लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है वो अगर ये टारगेटेड एक्शन लेंगे, पर्चे कर या ये कर वो कर, वो ज्यादा शायद इम्पैक्टफुल हो। गवर्नर राज आपने खुद जैसे बताया बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने टेस्ट ऑफ टाइम पास करना है, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, अब एक बार ये सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी अदालत बन जाए, जब जजेस ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है लग सकता है, उससे पहले नहीं लग सकता। उससे पहले आज की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मतलब 1-1.5 महीना आप कह रहे हैं इंतजार किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मतलब 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदले बगैर सूबे की पावर सेक्शन की हैयत नहीं बदली। अच्छा, आपने हैयत की बात की तो आपको काजी साहब बदलते हुए लग रहे हैं? जो प्रेस रिलीज आई थी तो काजी साहब ने थोड़ी वजाहत दी कि भाई साहब, अगर मैंने ये भी नहीं कहा था, मैंने वो भी नहीं कहा था, जिसके बाद तनकीद आना शुरू होगी। और बहुत सारे वो काजी साहब अभी तक बीच में हैं गेम में, मतलब गेम जो है उससे उन्होंने अपने आप को बाहर नहीं किया, बड़ा क्लियर। हम तो पहले ही कहते थे। तो ये सारी शराब की भी पूरी कोशिश है, ये सारी शराब की खबरें अभी भी पूरी कोशिश है टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनका सिर्फ इशू नेशनल असेंबली का नहीं है, वहाँ पे दे आर क्वाइट ओके। इन्होंने चीजें बहुत हद तक नंबर्स पूरे कर लिए। मालिक एक बात बताएं, प्रॉब्लम आ रहा है सेनेट का, सेनेट में कुछ 4 सीट का इशू आ रहा है। मैं सेनेट पे आ रहा हूं सर, मैं हालांकि मैं अपने तय वो कर चुका था सर। सेनेट में जब यूसुफ गिलानी साहब और सादिक सजनानी साहब का मुकाबला हो रहा था, आपको याद होगा, जब हासिल बसंजो साहब का भी आपको याद होगा, हासिल बसंजो साहब मेरा ख्याल है वो भी लड़े थे पहली दफा सजनानी साहब के खिलाफ। वो याद है 64 खड़े हुए थे, वोट कितने निकले थे सर बाद में, जो मतलब हासिल बसंजो साहब के हक में? गिलानी साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था, जनरल फैज बैठे थे उस वक्त सर, इफ यू रिमेंबर सर। तो सेनेट में तो ये चीजें होती रही हैं। बहुत नहीं, इतना आसान नहीं था इस बारी सेनेट इनके लिए। बहुत पानी गुजर गया हुआ पुलों के नीचे, जो हालात हो गए हुए हैं उसमें और अब में बहुत फर्क पड़ गया हुआ। इसलिए वो जो 4-5 सीट्स का फर्क आ रहा है, अगर देखिए, अगर मौलाना साहब भी इनको सपोर्ट करते हैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, और 1973 के आइन की रोशनी में, ये भी ज़हन में रखें, वो ये भी कहते होते हैं, तो इनकी बनती है 59 सीट, इनको 64 चाहिए। तो ये आखिरी नंबर, अभी ये चीजें ऐड अप कर रहे हैं ANP के साथ और बाकियों के साथ। और
वहाँ पे मस्टैंग को प्रॉब्लम आ रही है। नेशनल असेंबली आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वहाँ ही कंफर्टेबल है, वो कहते हैं हमारे पास नेशनल असेंबली के नंबर्स हैं। आप देखें ना टेक्निकली वो जो 41 तो टेक्निकली आजाद है ना पीटीआई वाले, तो उसमें से 3-4 ही निकाल लें इनको। लेकिन हुकूमत अगर बहुत कॉन्फिडेंट है मौलाना फजल रहमान साहब को राम कर सकते इतने बड़े जॉइंट को, पॉलिटिकल जॉइंट को, तो बाकी तो इतनी बड़ी कोई कीमतें तो नहीं होती लोगों की, सेनेट हो या आपको पता है हम भी देखते रहे हैं सर। एग्जैक्टली ये तो मैं कह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी ब्रदर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद होंगे अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे बात करेंगे जो कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला एक डिबेट हुआ है, सेशन हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इसको तज्ज़ियाकार और क्या नज़र आया है, किस किस्म का मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, हम बात करेंगे ज़रा भी इस बारे में जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आज जारी हुए और पेश हुए, बल्कि उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ उन्होंने बयान दिया है बल्कि आज ये भी खबरें हैं कि उनकी मुलाकात हुई है जो अफगान कौंसिल है उनके साथ। तो अब ये मुलाकात तो एक प्रैक्टिकल स्टेप है, मतलब जहाँ पे एक तनकीद हो रही है सिर्फ बात करने पर ही और उसको कहा जा रहा है कि ये वफाक के साथ खुली बगावत है, वहाँ पे इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखा जा रहा होगा? नो, वो कहते हैं ना कि नो ही मीन्स बिजनेस। पहले तो आप भी सवाल कर रहे थे मालिक साहब से, बाकियों से गुफ्तगू हो रही थी कि ये थ्रेट किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, या एक मैसेजिंग की जा रही है, गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ खुद बात करेंगे। इस तरह की बात मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस तरीके की और भी आपने मालिक साहब को सुना, इवन शेख मुजीबुर रहमान ने भी नहीं की थी, वो भी कन्फेडरेशन उस पर थे, कन्फेडरेशन पर झगड़ा था कि आप मतलब वो दें, और जो बाद में 18वीं तरमीम के जरिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपने सूबों को दी। वो 71-70 में कह रहे थे कि भाई साहब आप हमें अपना डिफेंस रखें, आप करेंसी रखें और फिर खारजा पॉलिसी रखें, सिक्योरिटी सारी आपकी, सिर्फ हमें बाकी आप वो दे दें। उस पर उन पर आपने पर्चे किए, बगावतें की, फांसी की सजाएं तक दे दी, जो कुछ भी हुआ। अब आपका एक वज़ीर आला ये कह रहा है जनाब कि मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा, इसकी क्या मैसेज है? नो, दैट्स अ वेरी डेडली एंड डेंजरस थिंग। अब मुझे इसमें ये नहीं पता कि हमारे ये KPK के जो भाई हैं सारे पश्तून स्पेशली, क्या उनके जहन में क्या है, वो कैसे इस पूरे बयान को, स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरसेंसिटिव इशू है। ड्यूरन लाइन जो है ये 1893 में बनी थी, अंग्रेज़ों और अफगानिस्तान के दरमियान उन्होंने लाइन खींची थी। तो अफगानिस्तान आज तक उनकी हुकूमतें जो हैं यूजली तौर पर इसको उस तरीके का नहीं मानती, इस ड्यूरन लाइन को। इवन महमूद खां अचकज़ई साहब जो हैं वो भी नहीं मानते, वो इस बात को नहीं मानते ड्यूरन लाइन को। और भी कुछ नेशनलिस्ट इस तरह के थे, वो कहते नहीं कि अफगानिस्तान को डिवाइड जो किया था ना वो अंग्रेज़ ने किया था, वो अपने आप को अट्टा के पुल तक लेकर आते मिनिमम। हालांकि अचकज़ई साहब का नक्शा जो है ना ग्रेटर पख्तूनिस्तान का, वो कुछ और है, वो अटक इधर उधर वो लंबा काम है उनका वो। अब उसमें अचकज़ई साहब भी इकट्ठे हो गए, गंडापुर साहब भी इकट्ठे हो गए, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम खुद बात करेंगे। जब आप खुद बात करते हैं तो वेयर इज़ अ फेडरेशन? ज़रा इसकी अगर अब डिटेल्स में, वो कहते हैं डेविल इज़ इन द डिटेल्स, अगर इसकी डिटेल्स में जाएँ तो गंडापुर साहब बड़ी खतरनाक बात की है उन्होंने। सिर्फ बात नहीं की, अब वो एग्जीक्यूशन पे गए हैं। अब वो ये कह रहे होंगे जी कि हमारी मुलाकात सेट करें, मैं विजिट करना चाहता हूँ अफगानिस्तान को, जस्ट टू कन्वे टू द एस्टेब्लिशमेंट, या हमारी एजेंसीज या हमारे सियासी हुक्मरान, जो ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है कि भाई साहब हम तो डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आज अपना एक ना ट्वीट किया, मैंने कहा जनाब अगर उन्होंने आगे से तालिबान ने यह कहा जनाब कि हमारा दावा जो हम तो नहीं मानते ड्यूरन लाइन को, वो नहीं मानते, उनका हमेशा हमारा उनके साथ पड़ा ही रहा है, तो वो कह रहे हैं भाई साहब ड्यूरन लाइन को हम तो नहीं मानते, कोई इस पर मुआहदा करें हमारे साथ, तो ये गंडापुर साहब क्या जवाब देंगे उनको? नंबर 1 मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये तो मुज़ाकरात तालिबान जो है, ये आपकी ये जो मतलब है वो ये खवारिज जिनको आप कहते हैं जो लड़ रहे हैं, जिन्होंने इतने लोग हमारे शहीद किए हैं, हमारे फौजी शहीद किए हैं, लोगों को मारा है, उनका क्या है? वो नहीं मानते इस बॉर्डर को, दैट्स द रीज़न दे आर फाइटिंग। अपनी वो एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं यहाँ पर, ये और लड़ाई क्या है उनकी? सारी यही लड़ाई है। और प्लस वो कल को कहते हैं ठीक है जनाब आप तशरीफ़ ले आए, अब हमारे जो यहाँ पे वो हैं ना सुप्रीम कमांडर जो हैं, मेरा ख्याल हैबतुल्लाह अखुनज़ादा साहब हैं, या मुल्ला ब्रदर जो हैं कंधार में और वो काबुल में, तो ज़रा इनकी बैयत भी करें। फिर आप मुज़ाकरात है ना, तो फिर आप हमारी बात भी माने। अब आप बताएं आपकी क्या डिमांड्स हैं, तो फिर ये क्या जवाब देंगे? सो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब, ये जो मालिक ने भी बात की, ही इज़ प्लेइंग वेरी वेरी डेंजरस गेम। अब ये सूबे के लोगों का क्या इस पे रिएक्शन है, वो इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मजे की बात लास्टली कि इस वक्त
अफगान बेचारे जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं। कोई पाकिस्तान से अब तक आपने सुना कि हमारे पख्तून भाई हों या दीगर बाकी पंजाब से इधर से वो उधर गए हों, अफगानिस्तान गए हों, किसी ने अफगान पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की हो या किसी ने कोई शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की, वो बेचारे तो हमारे यहाँ आते हैं। अभी भी हमारा एक क्लेम है 20-30 लाख लोग हमारे यहाँ हैं। अगर वो अफगानिस्तान में इतनी उनके पास वो हैं, वो क्या कहते हैं कि तालिबान ने इतनी सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं तो सारे लोग वापस जा सकते हैं, वो वापस जाने को भी तैयार नहीं है। तो यहाँ से हमारे कितने लोग वहाँ पे जाने को तैयार होंगे कि चलें ठीक है जी, हम तो इनके साथ रहेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, हमारा इनके साथ मामला सेट हो जाएगा। सो सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको यहाँ पे लगती हैं। लेकिन आप कहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, कौन से जनरल से मिल रहे हैं, क्या मुलाकात का कोई आप विजिट का प्लान बना रहे हैं जस्ट टू शो योर सीरियसनेस कि हाँ हम सीरियस हैं, हम तो बातचीत करेंगे। ये बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है स्टेप है जो ले रहे हैं, बहुत बड़ा जुआ है जो खेला जा रहा है। और इट्स अब क्या इस पे बंदा बहस कर सकता है, जब क्या इनके जहन में क्या है। अच्छा, अब यही बात था सब कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सेंसिटिव टाइम पर इतनी सेंसिटिव एपिसोडिक चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह हमने जलसे में देखा, बात हुई, फिर उनको गायब किया गया, उनके साथ जो भी बातचीत हुई, जो भी समझाया बुझाया गया, उसके बाद डेफिनेटली एक रिपरकशंस की इंटेंसिटी का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ किस तरह से चीज़ें बाउंस बैक कर रही हैं। उस सब चीज़ों के होते हुए अगर वो इतना सेंसिटिव टॉपिक टच कर रहे हैं एंड विद सच एन इंटेंसिटी कि वो मुलाकात तक भी चले गए, तो क्या आपके ख्याल में उनके दिमाग में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसको लेके? मेरा ख्याल है इस वक्त तो कैलकुलेशन कंसिक्वेंसेस से बाहर निकल गए हैं। दे डैम केयर, इट इज माई वे और हाईवे। हाँ मैं तो ठीक है, सारी चीज़ें हम नहीं है तो फिर आप भी नहीं है, फिर मतलब खुदा ना खासा मुल्क वो तो कहते होते हैं कि जनाब के उन्होंने कहा नहीं है उनकी, मेरा ख्याल है कि मैं बयान सुन रहा था खत्म उनका कि खान साहब नहीं है तो फिर कई चीज़ नहीं है। अब मैं आगे नहीं कहना चाहता, वो टीवी पे बैठ कर अपने मुल्क के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो तो कहते हैं। तो अगर मामला अब यहाँ तक ले गए हैं कि मतलब इससे कोई बड़ी कोई हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी मुल्क में। ये बोस्निया में, वहाँ पे यूगोस्लाविया में इस तरह की चीज़ें हुई थी। ये आपकी बॉल इसमें जब रशियन स्टेट्स टूट रही थी यहाँ पे, जब उसमें गोरबाचोफ साहब के दौर में, वहाँ पे रियासतें जो हैं जो हिस्सा थे इसके, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। ये जहन में रखिए, ये काम यूगोस्लाविया में हुआ जिससे बोस्निया बना, क्रोएशिया हुआ, स्लोवेनिया, मतलब बाकी वहाँ पे जो नए मुल्क बने थे ये वहाँ पे हुई और बाकायदा वहाँ पे नस्ल कुशी हुई, जंगें हुई, फिर सरबन अगर सार्बायर उन्होंने जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा ये सेंट्रल एशिया में हुआ। जो अभी यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ द रशिया, या यूक्रेन पहले एक अपने को इंडिपेंडेंट समझते थे, रशिया ने अटैक किया, उनको साथ मिला लिया। ऐसे इनके क्राइमिया वगैरह में हुआ है। ये सारी रियासतें जो हैं ये आज़ाद, तो उन्होंने अपने को आज़ाद डिक्लेयर किया था, जिस पे ये रशियन से जाके वो की थी, मतलब जंगें भी हुई थी। गोरबाचोव बैठे थे, उन्होंने खैर वो मैंडेट माना। तो ये रियासतों का इस तरह का कुछ चीफ मिनिस्टर कह देता है ये चीज़ें, दैट्स अ वेरी डेडली एंड डेंजरस थिंग। जो पाकिस्तान के लोगों को, मुझे नहीं पता, वो ठीक है खान साहब को ज़रूर सपोर्ट करें आप, हर कोई करता है, हम भी करते थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपका चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है तो ये भाई साहब बोस्निया और ये सेंट्रल एशिया को जहन में रखें। फिर तो क्लास साहब एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही होगी इस वक्त? एस्टैब्लिशमेंट मैं तो आपके शो में 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई साहब आप पीछे रहें। इस मुल्क को अगर आपने वो करना है ना, आपको सामने नज़र नहीं आना चाहिए। दुनिया भर के एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिशियन को कंट्रोल करते हैं। ओबामा के साथ भी अफगानिस्तान पे मसले हुए थे, ट्रंप पे भी मसले हुए थे, इसको भी अपने जर्नलों के साथ इसके प्रॉब्लम हुए। ओबामा के हुए तो उसने अफगानिस्तान में जो जनरल थे उनके वारला उनको सैक किया था, इसने सैक किया था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था। सो प्रॉब्लम आता है, एस्टैब्लिशमेंट करती है, लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बैठ के एक डिफेंस काउंसिल है वहाँ बात कर सकते हैं। आपने अगर आके तकरीरें करनी है, अगर आपने ओनरशिप लेनी है, आपकी स्टैंप नजर, मतलब आपने जिस तरीके का ये नजर आए हैं ये गंडापुर साहब, जिस तरीके का आप मतलब मुलाकातें होने लगे, एजेंसी लेके हैं, डिटेन कर ले, अब इसको आपको नुकसान है, ये काम नहीं करने चाहिए आपको। मेरा निकलने के बाद फिर ये कर रहे हैं, आपको ये पॉलिटिकल हुकूमत का काम है, ये काम किसको करना चाहिए? अगर करने हैं कुछ चीजें करनी है, उस पर अगर आपने कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो लेट इंटीरियर मिनिस्टर डू दैट, लेट प्राइम मिनिस्टर डू दैट। आप पार्लियामेंट में लेकर आए, वहां पे कोई रेजोल्यूशन पास करें, वहां पे कोई केस रेफर करें। जब आप ये कहेंगे कि एजेंसीज आई और उन्होंने उठा लिया और 8 घंटे उनके उसमें अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, दीज आर नॉट द राइट सिग्नल। और फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर आप लोगों की वो ऐसी तैसी करके रख देते हैं। फर्दर एक हीरो एक वो बन जाती है पिक्चर, वो ज्यादा आपके लिए एक सिंबल ऑफ डिफेंस बनता है। देखने क्या कर लिया आपने हमारा, हमारे यहाँ तो लोग इसी बात में मर मिटते हैं। वो जी वो जने जी जवान है जी, वो टक्कर गए जी, वो जी उन्होंने जो उन्हें बुलाया तो उन्हें अगले दिन फिर उन्हें फटे चुक देते हैं। दैट्स हाउ वी मेक द हीरोज। एंड दैट्स द पंच लाइन। उन्होंने कहा मैं कोई गुलाम हूँ, मैं कोई आपका गुलाम हूँ, और फिर उन्होंने इसी स्टांस को लेकर उन्होंने कहा जी मैं तो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सुबह करूंगा। आगे कहें अब ये बात जो मालिक की बात को आगे लेकर बढ़े, या तो फिर आप इसको इमरान खान से बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं,
चौधरी शुजात साहब ने एक दफ़ा बात की थी, उनके हवाले से कोर्ट की जाती है कि किसी ने कहा जी इमरान खान इतना पॉपुलर हो गया, इसका तोड़ क्या करें। उसने कहा जो इमरान खान से लाउड, उन्होंने कुछ और भी साथ में कहा था, उन्होंने जो इमरान खान से ज़्यादा लाउड ऊंची बात कर सकेगा वही उसको बीट कर सकेगा। मतलब जिस इमरान खान साहब बहुत सारी गुफ्तगू में ऐसी बातें भी कह देते थे जो नॉर्मली नहीं होती थी। उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब से बड़ी बात करेगा, मैं इतने भी रोक रहा हूँ, अब मतलब आगे समझ जाए उन्होंने क्या कहा होगा, वही पॉपुलर होगा। अब तक उन्होंने कहा जी वो तो पाकिस्तान में कोई नहीं है, इमरान खान साहब से ऊंचा तो कोई बोल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा फिर इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं हो सकता। अब ये पता चला है कि इमरान खान साहब से भी ऊंचा कोई बोल सकता है, उनकी पार्टी के अंदर है, वो गंडापुर साहब है। उन्होंने कहा चुको जी गंडा साहब ने उनको बिठाया, वो बातें की जो भी, अगले दिन अगर कोई इनके सीरियस कोई मुज़ाकरात हुए होते या एक सो कॉल्ड अगर आपने उसको स्केयर करने की कोशिश की और वो नहीं हुआ, तो दैट्स योर फेलियर, आपको करना ही नहीं चाहिए था। आपको क्लाउट नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास चले मैंडेट नहीं है, अब मत करें ये। एक सूबे का वो चीफ मिनिस्टर, उसने बातें की, प्रॉपर तरीके से जाएं। आप फेडरल हुकूमत को इनिशिएट करने चाहिए एक्शन जो भी करने हैं। बहुत आपको मतलब गुस्सा आया हुआ है, आप फिर गवर्नर राज का है ना, आप कल को अदालतों में जाइएगा, बताइएगा तो ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है इसको भी एंडोर्स किया है बानी पीटीआई ने या उनकी उनसे पूछ के की होगी? की है उन्होंने एंडोर्स। उन्होंने परसों कहा नहीं है, उन्होंने कहा जो गंडापुर साहब की तकरीर पर माफिया मांग रहे हो बुज़दिल है, पार्टी छोड़ दे। अभी जो उन्होंने ये अफगानिस्तान वाली बात की, ये आफ्टरवर्ड्स की है। इसके बारे में जिस तरह मालिक साहब ये कह रहे थे कि एक ये है कि गुफ्तगू कर ली और फिर उसको एंडोर्स कर दिया बानी पीटीआई ने, और एक ही पूछ के की कि मैं मालिक साहब मेरे बड़े उस्ताद है, मेरे एडिटर है, मैं इतने गुस्साखी नहीं कर सकता बाज़ दफ़ा। मैं मालिक साहब की बात से नहीं एग्री करता। खान मैं उस दिन कहा था जिस दिन हम वो थे कि पॉसिबल नहीं है, ये तकरीर हुई, मैं कि गंडापुर साहब को कोई भी पार्टी को जरूरत ही नहीं है कि खान साहब की मर्जी के बगैर एक लफ्ज़ बोलें, जरूरत ही नहीं है इनमें किसी में। कोई एक बंदा दिखा दें जो कहे कभी पार्टी में मैंने खान साहब के मुंह पे खड़े होकर उनकी बातों की मैंने नफी कर दी और अगले दिन भी वो पार्टी में बैठे। नो, जो सेना एलिमेंट थे सब लोगों को एक एक करके खान साहब ने साइड पे कर दिया। सो खान साहब की बिल्कुल ब्लेसिंग है, बिल्कुल खान साहब की ओनरशिप पे, खान साहब ने भी उनको पॉइंट्स दिए होंगे, खान साहब की हिदायत पे अफगानिस्तान वाली बात हुई और खान साहब के ही कहने पे ये मुलाकात जो है कौंसल जनरल। ठीक है, क्लास अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद क्विकली बात करेंगे ये जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और एक ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान एक फेस ऑफ चल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या इम्कानात है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। अब एक फेस ऑफ हुआ कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये दोनों प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं और एक ऑलरेडी इसके बारे में माइंडसेट ये बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा जब जो बाइडेन और ट्रंप जो थे उनके फेस ऑफ चल रहे थे तो क्लियरली ऑब्वियसली ट्रंप वाज टेकिंग द लीड, एटलीस्ट जो एक पॉपुलर ओपिनियन थी या पॉपुलर जो वो था वोट था वो उनके साथ था, बट रिजल्ट्स कुछ और थे। तो अभी कैमला हैरिस और ट्रंप में आपको स्ट्रॉन्ग कौन ज़्यादा नज़र आ रहा है? मैंने ये परसों सुबह था मेरा कल 6 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, तो मैंने जाग के ना ये पूरी डिबेट लाइव देखी है, क्योंकि वही वाली बात है कि अमेरिकन जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, पूरी दुनिया ने वो देखी होगी, लाइव देखी होगी। तो मेरी ये रीड है, मैंने वो भी लाइव देखी थी उनको, जो बाइडन की और ट्रंप साहब की जो पहले हुई थी वहाँ एटलांटा में हुई थी मेरा ख्याल जॉर्जिया में। तो उस वक्त साफ लग रहा था कि बाइडन जो है ना वीक है, बीमार है, फोकस नहीं है, गुफ्तगू नहीं हो रही। खुद मेरा ख्याल है वो उनको ले बैठी वो जो डिबेट थी और ट्रंप ने उनको बिल्कुल मतलब जीती और बड़े बिग मार्जिन से जीती लग रहा था। उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत एक काम किया मेरा ख्याल है, ये जो हैं डेमोक्रेट्स जो हैं इन्होंने कहा कि 2-3 जो फ़र्क है ना उनको दूर करना चाहिए। एक तो एज का फ़र्क था कि अमेरिकन को लगा है कि ये ट्रंप है वो यंग है और बाइडन बीमार और ओल्डर है, उन्होंने वो फैक्टर निकाल लिया वहाँ से। आप अगर ये वाली देखें, डिबेट देखें, तो इसमें आपको कमला हैरिस जो हैं ये यंग नज़र आ रही है और ट्रंप आपको बूढ़ा नज़र आ रहा है, जो अमेरिकन को था कि 2 बूढ़े लोग हमारे मतलब जो हमारे गले पड़ गए, किसका इंतखाब करना है। सो एक वो एज लिया। दूसरा कमला जो है ना वो रही वकील थी, प्रोसिक्यूटर थी। प्रोसिक्यूटर के पास एग्रेशन होता है, आर्गूमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तैयारी होती हैं। अब इसका तजर्बा उनको नहीं था, ये ट्रंप साहब को नहीं था कि मुझे कैसे ग्रिल करेगी, क्वेश्चन करेगी। अच्छा जो क्योंकि प्रोसिक्यूटर है ना, मतलब वो जाती है, वो तो मुल्ज़िमों को सजा दिलवाने वाले काम है, सजाएं दिलवाती रही है। सो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल ये भी था। फिर उसको ये भी था कि ये मतलब उसको कहते हैं मेक और ब्रेक वाला काम है। मैंने अगर मैं रेस में वो गई, अगर हारी मैं, तो मेरा चांस नहीं बनता कि मेरे ऊपर ही पूरा मेरी पार्टी मुझे डिपेंड कर रही है। सो एक उस पर भी ये भी दबाव था और उसने उसको डिलीवर करके दिया। और जो दरमियान में उसने टांट्स की हैं, मतलब वो उसका वीक लम्हा था जब उसने कहा है कि बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और बिल्लियाँ कुत्ते खा रहे हैं, जिस पर उसने कहा गो मोर एक्सट्रीम, मतलब और बोंगिया मार दूँ,
इस तरह की उसने बात की, जिस पर मीम्स बनने शुरू हो गए। अमेरिका में अब सारी बहस ना इस पे चल रही है कि कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं या नहीं खा रहे। और दूसरा जो उसने स्टैंड लिया, जिस पे मेरी कोई बात हुई अमेरिका में, जो उसने ये गजा और इस पे इसराइल पे उसने स्टांस लिया, वो जो है वेवरिंग था, जिसके बाद मुसलमान वोटर जो है अमेरिका में थोड़ा सा वो स्विच ओवर हुआ है। जो स्विंग वोटर है उसको लगा कि कामला जो है वो कुछ करेगी वहां पे फलस्तीनियों के लिए, इसराइल के लिए, वटएवर। उसने कहा 2 स्टेट जो उनका ये सोल्यूशन है कि 2 रियासतें हों, नंबर 1, प्लस ये सीज फायर होनी चाहिए। अब ये बातें उसने नहीं की, ट्रंप ने ना सीज फायर की बात की है ना उसने 2 स्टेट की बात की। उसने कहा शी हेट्स इजराइल, एक इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा नहीं जी मैं तो उसको इजराइल को नहीं करती। सो वहाँ पे उसने मुसलमान वोटर जो है उसको अपनी तरफ लेकर, पहले वो ट्रंप के साथ खड़े थे क्योंकि बाइडन के दौर में ये हुआ, सारा गजा हुआ, तो इसने वहाँ पे इसको जिनोसाइड कहें या लड़ाई कहें या वहाँ पे बेचारे लोगों को मारा गया, इतना जुल्म तशद्दुद हुआ है, 40,000 वहाँ पर फ़लस्तीनी बेचारा वहाँ पे शहीद हुआ है। तो बाइडन ने कुछ नहीं किया। ये चीज़ें नेगेटिव जा रही थी वहाँ पे जो अमेरिकन मुसलमानों के, यानी जो बाइडन की गलतियाँ थी या नेगेटिव उनके अच्छा उसमें मैं जरा थोड़ा इसको जल्दी से सम अप कर लूँ, टाइम थोड़ा है। जो उसके पास एक स्ट्रांग पॉइंट था जिस पे इसने उस वक्त बाइडन को भी बीट किया था और इसने यहाँ पे वो दोबारा यूज़ करने की कोशिश की है, वो 2 इशू थे जिस पे इनके वीक एरियाज थे, इसके डेमोक्रेट्स के या इसके, वो थे एक इमिग्रेशन इशू जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला बना है। जो वाइट वो पीपल हैं वो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स के बड़े शदीद खिलाफ हैं, जिसके कैंपेन भी हैं। एलन मस्क भी जो है ट्विटर वाला, ये भी उसके बड़े शदीद खिलाफ है। उसने उसको एड्रेस किया, जो बिल्ली कुत्ते वाली बात की उसने। दूसरा अबॉर्शन वाला मसला था, मैं खुद भी इस मामले में फॉलो कर रहा हूँ उसको, तो मैं उस पर मैं भी वेवरिंग था।